हम लोग कास्ट कर्व या कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा कि लागत की अवधारणाएं अनेक होती हैं। इसमें हम लोगों ने मौद्रिक लागत, मनी कॉस्ट, वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अस्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अल्पकालीन लागत, शॉर्ट रन कॉस्ट, दीर्घकालीन लागत, लॉन्ग रन कॉस्ट, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो कुल लागत होती है, टोटल कॉस्ट, वह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर बनती है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट ये स्थिर होती है और इसका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं होता है। उत्पादन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, यू विल ऑलवेज हैव टू बियर दिस कॉस्ट। जैसे मकान का किराया है, आपने देखा था, आपको देना ही होता है, आप चाहे रहें चाहे ना रहें। लेकिन परिवर्तनशील लागत वह होती है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। और आपने देखा था कि इसीलिए स्थिर लागत की अवधारणा अल्पकालीन होती है, क्योंकि दीर्घकाल में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। तो दीर्घकाल में आप कह सकते हैं कि परिवर्तनशील लागत ही कुल लागत होती है, लेकिन अल्पकाल में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ करके कुल लागत ज्ञात की जाती है। हम लोगों ने कैसे उसे चित्र से व्यक्त करेंगे वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लेकिन जो कुल की अवधारणा है, टोटल, उसका इकोनॉमिक्स में प्रयोग करने के लिए उतना महत्व नहीं है जितना उसकी औसत की अवधारणा का है। इसीलिए हम सभी लागतों के औसत तथा सीमांत लागत की अवधारणा पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे हमने कुल लागत पढ़ा था, कुल स्थिर लागत, तो उसकी हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करना होगा। कुल परिवर्तनशील लागत, तो उसकी हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। और कुल लागत का जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसे हम एवरेज कॉस्ट कहेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट आप जानते हैं कि एक एडिशनल यूनिट के उत्पादन की लागत, कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत, या यूँ कहिए कि जिस दर से कुल लागत बढ़ती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। इसीलिए कुल लागत में परिवर्तन से हम सीमांत लागत को, जैसे टोटल कास्ट ऑफ n+1 और माइनस टोटल कास्ट ऑफ n, इसका मतलब कि अगर हम 10 इकाई की लागत 100 रुपया है और 11 इकाई की लागत 110 रुपया है, तो 11वें इकाई की लागत कितनी हुई? 10 रुपया। तो इसे हम सीमांत लागत कहेंगे। इस तरह हम लोग इनकी औसत अवधारणाओं को पढ़ेंगे। हम आपको एक किताब का ही एग्जाम्पल इसमें साइड कर देते हैं, सुविधा हो जाएगी आपको सारा देखने में। एक साथ ही सारी औसत की अवधारणाएं आप देख लीजिए। यहाँ आप देखें, हम आपको टेबल पढ़ के सुना देते हैं और इसी टेबल में जितनी भी अवधारणा है सब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर हम उसको चित्र के द्वारा समझ लेंगे कि कैसे इसको व्यक्त किया जाता है। देखिए, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट, इतनी तरह की लागतों को इस टेबल में प्रेजेंट किया गया है। एच.एल. आहूजा की किताब में ये टेबल दिया हुआ है। इसे जानबूझ करके मैंने वहीं से जो कहते हूँ आपकी सुविधा के लिए उतार लिया है। आपको समझ में आ जाएगा तो आप वही किताब पढ़ रहे हैं, आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक है, अब आप देखें, नंबर ऑफ वर्कर्स लेबरर हैं, जिसमें हम 1 से 15 तक लिख रखे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब 0 लेबर है तो कपड़े का उत्पादन मीटर में जाहिर सी बात है 0 ही होगा। जब नंबर ऑफ लेबरर्स 0 है तो उत्पादन भी क्या होगा? 0 होगा।
तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जीरो होगी जब कुछ नहीं है तो टोटल, तो फिर एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कास्ट बटे क्यू, तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जीरो है, उत्पादन भी जीरो है, तो कास्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो बटे जीरो का मतलब जीरो। तो इसके बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट बटे क्यू जीरो हो जाएगी। टोटल फिक्स्ड कास्ट ये क्या होगी, अब आप बताएं। अगर यल जीरो है, वेरिएबल कास्ट जीरो है, उत्पादन जीरो है, तो व्हाट अबाउट फिक्स्ड कास्ट, स्थिर लागत क्या होगी, हाँ स्थिर लागत, राइट, स्थिर लागत जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ न कुछ स्थिर लागत तो रहती ही रहती है, चाहे उत्पादन आप करें चाहे न करें। तो उसे मान लिया 120 रुपया, कितनी है 120 रुपया। तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या हो जाएगी, टोटल फिक्स्ड कास्ट बटे क्यू। अब इसकी औसत क्या होगी, औसत में टोटल फिक्स्ड कास्ट कितनी हो गई 120 और उत्पादन कितना है जीरो बटे जीरो, फिर जीरो आ जाएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अब औसत लागत क्या होगी, या जिसको हम एवरेज टोटल कास्ट कहते हैं, तो टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कास्ट बटे उत्पादन, यही तो होता है। तो अब क्या है, ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो सब लागतें भी कैसी हो गई, जब आप सबको जोड़ेंगे तो हो क्या हो जाएगा, जीरो से भाग देंगे सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन कितना है, जीरो है। मार्जिनल कास्ट क्या होता है, टोटल, आपने देखा कि दीर्घकाल में क्या होता है, या वैसे भी आप देखते हैं कि जब हम मार्जिनल कास्ट निकालते हैं, तो आपने देखा कि मार्जिनल कास्ट कैसे निकालते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको उलटते हैं थोड़ा। दिख रहा है कि नहीं, मार्जिनल कास्ट बराबर क्या होता है, टोटल कास्ट n प्लस 1 माइनस टोटल कास्ट n, नहीं। अब टोटल कास्ट n प्लस 1 क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट n प्लस 1 प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट n प्लस 1, ठीक, दोनों को जोड़ दोगे ना, तो ये हो गया n प्लस 1 का, इसमें माइनस करोगे टोटल फिक्स्ड कास्ट n प्लस टोटल फिक्स्ड कास्ट वैल्यू कास्ट टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक, ये ठीक है। अब तुम जानते हो कि ये तो बदलेगा ही नहीं, टोटल जो फिक्स्ड कास्ट है, तो जो यहाँ जो होगा वही अमाउंट क्या होगा, यहाँ भी होगा। तो हम क्या करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, टोटल वेरिएबल कास्ट n प्लस 1 माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट n। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कास्ट एक्चुअली डिपेंड्स ओनली ऑन वेरिएबल कास्ट, ना, इट हैज नो रिलेशन विद फिक्स्ड कास्ट, क्योंकि फिक्स्ड कास्ट चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल कास्ट किसके बराबर होगी, टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्जिनल कास्ट निकालनी है तो हमको किस पर फोकस करना होगा, वेरिएबल कास्ट पर। इसीलिए मार्जिनल कास्ट यहाँ जो लिखी गई वो है टोटल वेरिएबल कास्ट डेल्टा, जो इसमें परिवर्तन होगा, डेल्टा परिवर्तन से ही हम मार्जिनल निकालते हैं जी। तो डेल्टा टोटल कास्ट नहीं, बल्कि डेल्टा टोटल वेरिएबल कास्ट और बटे डेल्टा क्यू, उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसमें टेबल जो है, अब ये टेबल पूरा का पूरा इसमें इसी आधार पर बना हुआ है जो हमने आपको फार्मूला बताया। अब इसमें कह रहा है कि जो उत्पादन है वो, इसमें उत्पादन जो है वो मीटर में है, कपड़े को किसमें व्यक्त किया गया है, मीटर में। तो उसको व्यक्त किया है 0, 10, 22, 36, 52, 70, 86, 100, 112, 122, 130, 137,
143, 148, 152, 155। इसमें लिखा हुआ तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कपड़े का उत्पादन जब लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता है तो कपड़े के उत्पादन पर असर क्या होता है, ऐसे बढ़ता है। ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कास्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने मान लिया कि मजदूरी W है वो 60 रुपये है, तो कुल वेरिएबल कास्ट क्या हो जाएगी, जितनी मजदूरी लग रही है और उसमें जितने लेबर काम पर लगे, यानी L इंटू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, L इंटू डब्ल्यू इसमें लिखा हुआ है। तो कुल वेरिएबल कास्ट हो जाएगी L इंटू डब्ल्यू। अब उसमें जब L इंटू डब्ल्यू में गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, L 0 है पहले और W फिर क्या हो जाएगा, चाहे जो भी हो, जब 0 है तो कुल 0 ही आएगा। ठीक है। अब जब L हो गया, 1 हो गया तब 60 है तो 60 हो जाएगा, 2 है तो 120, 3 है तो 180। अब ऐसे ही करके इसने वेरिएबल कास्ट लिख डाला 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 780, 840 एंड 900। कुछ नहीं किया, सिर्फ L इंटू डब्ल्यू किया गया है। ठीक है। यानी 60 गुणे नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड, कितने श्रमिक लगे हैं गुणे 60 कर दिया गया। अब एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या हो गई, उसी टोटल वेरिएबल कास्ट में जो उत्पादन हो रहा है, जो क्लोथ तुमने लिखा है उसी में भाग देते चले जाएंगे। तो पहले इकाई से जब क्या करेंगे तो 0 आएगा, दूसरे से 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर 120 में 22 का भाग देंगे तो भाग देते चले जाओ क्रम से, सब में वो डेटा आ जाएगा। फिर टोटल फिक्स्ड कास्ट, अब 120 है वो सब में हो जाएगी, शुरू से लेकर के अंत तक हर खाने में कितना लिखा जाएगा, 120 लिखा जाएगा। अब एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या हो जाएगी, 120 में पहले 0 का भाग, फिर 120 में 10 का भाग, फिर 120 में 22 का भाग, जितना उत्पादन हो रहा है उसका भाग देते चले जाएंगे। एवरेज टोटल कास्ट दोनों जोड़ करके Q से भाग दे देंगे। एवरेज फिक्स्ड कास्ट, यहाँ टोटल वेरिएबल कास्ट भी आपको पता है और टोटल फिक्स्ड कास्ट भी पता है, हर लाइन की जोड़ लेंगे दोनों को और उसमें नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा उससे भाग दे देंगे। तो वह तुम्हारा 0, 18, 10.9, 8.33 भाग दे निकालोगे, पूरा डेटा तुमको मिल जाएगा। मार्जिनल कास्ट आपने पीछे देखा भी, डेल्टा टोटल वेरिएबल कास्ट बटे डेल्टा Q। अब कितना टोटल वेरिएबल कास्ट बदल रही है, ठीक, और उसमें कितना उत्पादन बदल रहा है, उसी में भाग दे करके हम निकाल लेंगे। जैसे देखो पहला 0, 0, 0 है तो सब माइनस हो गया, मतलब डैश हो गया, कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ कि ये देखो टोटल वेरिएबल कास्ट कितनी है, एक इकाई होने पर 60 और टोटल फिक्स्ड कितनी है 120, कुल कितनी हो जाएगी 180। तो अब 180 कास्ट में परिवर्तन हुआ और उत्पादन कितना परिवर्तन हुआ, 0 से 10 हो गया। ठीक है। तो अब तुमने क्या किया कि 180 में 10 से भाग दिया तो 18 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें 18 है, फिर भाग दोगे 10.9 आएगा, फिर 803 आएगा, ऐसे ही भाग देकर निकालते चले जाओगे। टेबल में साफ साफ ऊपर फार्मूला भी लिखा है और नीचे जैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको लिखा गया है। तो एवरेज टोटल कास्ट इस तरह से जो जोड़ के निकाल लोगे। टोटल वेरिएबल कास्ट में जो परिवर्तन हो रहा है, देखो टोटल वेरिएबल कास्ट कहाँ है, ये यहाँ है, 0, 60, 120। ठीक है। तो 0 से 60 हुआ और 0 से 10 हुआ, तो 60 में 10 का भाग दोगे तो 10 6 10 6 जा 60, तो 6 आ जाएगा। ये तो भाई मार्जिनल कास्ट हुई। फिर जो परिवर्तन हुआ उसमें भाग दे दोगे, फिर इस तरह से 6, 5, 4.2, 3.75 निकलता चला जाएगा। ये टेबल इसलिए ज़रूरी है कि तुम एक ही टेबल में जितने भी एवरेज के कॉन्सेप्ट हैं सबके बारे में एक झटके में देख करके आसानी से जान सकते हो कि व्हाट विल बी द प्रोसेस टू कैलकुलेट डिफरेंट एवरेजेस एंड मार्जिनल कास्ट। ठीक है। अब हम इसको, इस पूरे सेटअप को बहुत आसानी से फिगर के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें खैर बना भी है, हम तुमको लेकिन बता रहे हैं। दिख रहा है?
कास्ट कंडीशंस के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लोगे तो आगे तुमको ठीक रहेगा, जब मार्केट पढ़ोगे तो उसमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है? फालतू जा रहा है नहीं। देखो सबसे, अब हमने तुमसे कहा एवरेज पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट पढ़ते हैं, फिर एवरेज वेरिएबल कास्ट पढ़ते हैं, फिर एवरेज कास्ट पढ़ते हैं और फिर मार्जिनल कास्ट पढ़ते हैं। ये इन्हें हम कैसे, इन कास्ट कर्व्स को कैसे हम डिराइव करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू डिराइव डिफरेंट कास्ट कर्व्स। अगर हम प्रोसेस जान रहे होंगे तो हमको बहुत दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कास्ट की बात करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि ये याद ध्यान होगा तुमको, ये हमने कहा था कि ये अगर यहाँ हम उत्पादन दिखाएं, ठीक है, और अगर ये है ओसी कास्ट है जो दिखाते हैं, इतनी लागत है तो उत्पादन चाहे तुम Q1 करो, चाहे Q2 करो, चाहे Q3 करो, लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड फिक्स्ड कास्ट। क्या कहला है कि फिक्स्ड कास्ट। आपने ये पढ़ा है कि जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट होती है वो होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट बटे उत्पादन। ठीक है, अगर हमको यहाँ Q1, Q2, Q3 या इसको मान लो A1, A2 और A3 लिख करके, ये तुम्हारे उसमें बना भी हुआ है किताब का ही, हमने वो पोर्शन इसमें पेस्ट कर दिया है जानबूझ करके, साफ साफ रहेगा, तुमको समझ में आ जाएगा। उसी HL आहूजा की किताब का ही कंटेंट है, जानबूझ करके तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ इसको जोड़ दिया गया है। तो ये देखो, अगर ये विभिन्न कंडीशंस हैं उत्पादन की Q1, Q2, Q3, तो अब फार्मूला क्या है, कुल स्थिर लागत बटे उत्पादन। कुल स्थिर लागत क्या हो गया, ये A1Q1, अगर हम यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, A1Q1 और बटे क्या हो जाएगा, OQ1। यही तो है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये पोर्शन लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। इसका मतलब अगर हम यहाँ से टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल होगा ये क्या बताएगा, tan थीटा बताएगा। और tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। इसका मतलब है कि हमको विभिन्न बिंदुओं पर एवरेज ज्ञात करने के लिए हर जगह हमें इसका सिर्फ tan थीटा ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार हो गया। फिर क्या है, ये देखो यहाँ हो गया, फिर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब ध्यान से देखें तो इसका ढाल क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है ना। इसका मतलब अगर इसको हम ऐसे ऐसे खींचते चले जाएं बहुत अंत काल तक, बहुत, तो दीर्घ काल में कैसा हो जाएगा, ये इसकी यानी इसमें मिल जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि लॉन्ग रन में देयर विल बी नो फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड ही नहीं होगी तो एवरेज होने कोई मतलब नहीं है। तो औसत जो स्थिर लागत होती है, अगर हम इसको प्लाट करें ऐसे देखो तो ये क्या होगा, ऐसे इसका ढाल गिरता चला जाएगा और धीरे जाके कहाँ मिल जाएगा, वो x अक्ष में मिलता हुआ होगा। अर्थात ये औसत स्थिर लागत जो होती है वो रेखा ऐसे नीचे गिरती हुई होती है और जो x अक्ष में जाकर दीर्घकाल में मिल जाती है। इसका मतलब कि दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत जब नहीं होगी तो औसत स्थिर लागत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यह तुम्हारा औसत स्थिर लागत है। ये जो पॉइंट ऑफ वर्किंग के पैरेलल जो रेखा खींची गई है, हाँ, Q1, Q2, Q3 है, हाँ, यही x है ना सर? हाँ, ये x है। तो नीचे कैसे सर, वो नीचे क्या है? नहीं नहीं, हम इसको दो चित्र को एक साथ बना दिए ना, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ठीक है, x यही है, सिर्फ इसके स्लोप को हमने निश्चित नीचे बना दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ से प्राप्त होगा। ऐसा वो x के नीचे नहीं आएगा तो ये ना, नहीं, x नीचे क्यों जाएगा, जब खत्म हो गया इसके बाद तो बात खत्म हो गई। फिर जीरो के बाद कोई मतलब ही नहीं ऋणात्मक होने का, तब नीचे जाएगा ना। दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत रहती नहीं है, सारी लागत बदल जाती है, बस इतना जानने की जरूरत है। ठीक है, हो गया, ये मिटाए।
इसके बाद देखो दूसरा है एवरेज वेरिएबल कास्ट। दूसरा क्या है? तुमने देखा है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट की रेखा इस तरह बनती है, टोटल वेरिएबल कास्ट ऐसे है ना, जो जीरो शुरू होती है। उत्पादन जीरो है तो वेरिएबल कास्ट भी कैसी है? जीरो है। और शुरू में लागत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए इसका शेप ये होता है। और जब लागत तेजी से बढ़ती है बाद में, क्योंकि शुरू में डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन लागू होती है और बाद में इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन या डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन को कह सकते हो इंक्रीजिंग आउटपुट सिचुएशन है, और वहाँ डिक्रीजिंग आउटपुट सिचुएशन है। अब यहाँ अगर विभिन्न बिंदुओं पर तुमको यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ ये उत्पादन के बिंदु हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। यहाँ A1, A2, A3 और A4। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से अब इस एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर टोटल वेरिएबल कास्ट बटे उत्पादन। तो अगर Q1 उत्पादन करते हो तो लागत कितनी है? A1 Q1 है, यहाँ कास्ट है और यहाँ आउटपुट। ठीक, OQ1 अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू एम्प्लॉय दिस मच अमाउंट ऑफ वेरिएबल कास्ट A1 Q1। तो A1 Q1 वेरिएबल कास्ट हो गई, OQ1 उत्पादन हो गया। इसका मतलब बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहां आपने इसको मिलाया था तो ये tan थीटा मिल गया था, उसी तरह से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हर जगह होगा। तो अगर हम इसको ऐसे खींचते चले तो ढाल घटता जा रहा है ना, लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए उसके बाद फिर क्या होता है, और आगे जाएंगे तो और भी फिर बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पहले ढाल घटता है और फिर ढाल क्या हो जाता है? ऐसे ऐसे हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एवरेज वेरिएबल कास्ट। पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक, सही है ना? अब देखो मिटाएं। अब देखो इसमें तीसरा है एवरेज कास्ट। तो अब एवरेज कास्ट में क्या करना होगा तुमको? न दिखे तो बताना आना। एवरेज कास्ट में क्या करना है? तुमने पढ़ा है कि टोटल कास्ट बटे क्यू, इट विल बी एवरेज कास्ट। अच्छा, ऊपर नहीं आ रहा है ना, इधर आ रहा है। तो टोटल कास्ट बटे उत्पादन है। तो अब तुमने पढ़ा टोटल कास्ट कहाँ से बनती है? यहाँ से जोड़ के बनाए थे ना, यहाँ से बन गई। तो अब हम जो काम हमने यहाँ से किया था वेरिएबल कास्ट के लिए, वही हम क्या करेंगे? यहाँ से कर देंगे। और इस तरह बिल्कुल Q1, Q2, Q3, A1, A2 और A3। और अगर हम इस सब पर टेंजेंट खींच देंगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। लेकिन बाद में फिर क्या होगा? ये देखो बढ़ता हुआ तुमको तो मिला सकते, और ऊपर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? और भी बढ़ता हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी शेप कैसा आएगा? पहले गिरेगा और फिर बाद में बढ़ने लगेगा। तो शेप जो वेरिएबल कास्ट का होगा वही शेप तुम्हारे एवरेज कास्ट का भी होगा। ठीक है, अब एवरेज कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स्ड कास्ट को जोड़ करके बनती है। ठीक है,
तो अगर हम सारी लागतें, अभी एक और बच गया सीमांत लागत, उसको भी पढ़ लो तब आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि सीमांत लागत एक एडिशनल यूनिट का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उसको निकालने का तरीका क्या है कि 11 में से 10 माइनस कर लो, या एक तरीका यह है कि जिस रेट से टोटल कास्ट चेंज हो रही है, यानी उसके स्लोप में परिवर्तन जैसे हो रहा है, यानी उसके ढाल में होने वाले परिवर्तन को मेजर कर लो। अर्थात हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके उसकी ढाल को ज्ञात कर सकते हो, वही उसकी सीमांत लागत होगी। जैसे ये देखो दिख रहा है, ये हो गया टोटल कास्ट। अब हम इसके यहां हर बिंदु पे क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अगर हम ए बी सी और डी इनको देखें तो पहले ढाल ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी कम हो रहा है लगातार, और फिर बाद में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसका भी आकार कैसा होगा, ये MC। तो हम टोटल कास्ट के स्लोप को जब मेजर करते हैं देन वी फाइंड मार्जिनल कास्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल कास्ट, एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट, इन सब का स्वभाव और स्वरूप कैसा है, एक जैसा है। केवल एक औसत स्थिर लागत ऐसी है जिसका शेप डिफरेंट है, ठीक है। और औसत लागत जो होती है वह स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ करके बनती है। और औसत और सीमांत का संबंध यह है कि औसत लागत जब घटती है तब सीमांत से अधिक होती है, जब औसत बढ़ने लगती है तब, अब इसको हम बना कर दिखाते हैं, बना दिया। इन सबका एक साथ रिलेशन क्या है उसको हम लोग इस चित्र से देखते हैं। आ रहा है ना, देखो ये क्या हो गई, ये औसत स्थिर लागत है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कंटिन्यूअस फॉलिंग सिचुएशन में है, लगातार गिरती जा रही है, और ये लॉन्ग रन में एक तरह से खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। ये तुम्हारा क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट। इसको और इसको जोड़ करके वी फाइंड एवरेज कास्ट। तो अब क्या होगा, ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब वेरिएबल कास्ट में जो वैल्यू ऐड हो रही है वो क्रमशः घट रही है। पहले 10 रुपये जुड़ी, फिर 8 रुपये जुड़ी, फिर 5 रुपये जुड़ी, और फिर इसका मतलब इसमें जो कोई चीज़ जोड़ेंगे तो पहले दूरी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये होते होते और लॉन्ग रन में ये दूरी कैसी हो जाएगी, जब ये खत्म हो जाएगा दोनों एक हो जाएंगी। तो आपने देखा कि वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट दोनों कैसे हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। तो इसी तरह से एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट भी दोनों क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, अर्थात इसके बीच की दूरी घटती जाएगी। अभी मिला नहीं रहे हैं, समझने में आसान रहेगा, इसको ऐसे बना दिया। अब जो मार्जिनल कास्ट होती है वो एवरेज कास्ट के न्यूनतम बिंदु पर ऐसे ऐसे काटती हुई निकल जाती है, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा मार्जिनल कास्ट कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। तो जब ये घट रही होती है तब एवरेज से नीचे होती है, और जब बढ़ने लगती है तो एवरेज से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऊपर हो जाती है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है लागत रेखाओं का। ये लागत रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे का सारा जो भी हम कुछ पढ़ेंगे उन सब का आधार क्या होगा, यही लागत रेखाएं होंगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा साफ साफ इसलिए बना हुआ है, कुछ फिगर इसमें नहीं होंगे तो इसमें आपको हमने समझा दिया है, समझ में आपके आ जाएगा। सर एवरेज कास्ट को कहाँ पे काटेंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है? एवरेज कास्ट किसको, सर ये जो मार्जिनल कास्ट की, मार्जिनल कास्ट सिर्फ एवरेज कास्ट के न्यूनतम बिंदु पर काटती है, यह ध्यान रखिए। बाकी कहाँ काटती है उससे मतलब, सर एवरेज फिक्स्ड कास्ट पर उसको कहाँ, इसको चाहे जहाँ से काटे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि एवरेज कास्ट के न्यूनतम बिंदु पर काटेंगे, जो उसमें इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो सिर्फ वही है, ठीक है।
एक थोड़ा सा देखो, इसमें एक सवाल और कभी कभी आता है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज प्रोडक्टिविटी में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो विपरीत संबंध का मतलब क्या है? देखो उत्पादन जो है, ठीक है ज़्यादा सही। देखो उत्पादन Q जो है वह है, अभी तुमने पीछे देखा कि जो औसत उत्पादन है उसमें अगर साधनों की इकाई से गुणा कर दिया जाए तो उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक साधन का उत्पादन 10 इकाई मान लो और 10 साधन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब कि जब हम कहते हैं कि Q ये होता है एवरेज प्रोडक्शन इनटू एन, अगर हम श्रम के संदर्भ में बात करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा उत्पादन। अब औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है, ये भी तुमने पढ़ा है। एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर टोटल वेरिएबल कास्ट बटे क्यू। ठीक है, अब चूंकि टोटल वेरिएबल कास्ट प्रयुक्त परिवर्तनशील साधन की मात्रा x की कीमत है, इसलिए जो टोटल वेरिएबल कास्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी? पीछे तुमने अभी फार्मूले में देखा है कि टोटल वेरिएबल कास्ट का मतलब हो गया कि L इंटू डब्ल्यू, जो श्रम लग रहा है और जो उसकी कीमत है। परिवर्तनशील लागत तो यही होगी, तो L इंटू डब्ल्यू कर दिया हमने। अब औसत परिवर्तनशील लागत क्या हो गया? L इंटू डब्ल्यू बटे क्यों, जैसे है वैसे ही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने मान उसका बदल दिया। अब चूंकि कुल उत्पादन क्या होता है? AP इंटू एल आपने लिखा हुआ है, लिखा है ना? तो अब एवरेज वेरिएबल कास्ट को अगर L इंटू डब्ल्यू की जगह AP इंटू एल कर दें, कर सकते हैं ना? तो वही तो है, बिल्कुल कुछ ये है ना क्यों की जगह, तो L क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी एवरेज वेरिएबल कास्ट बराबर 1/AP इंटू डब्ल्यू। इसका मतलब कि एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज प्रोडक्शन दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है ना? इसका मतलब कि औसत स्थिर लागत का W से सीधा संबंध है, W बढ़ेगी तो स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ जाएगी। लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत का औसत उत्पादन से अपोजिट रिलेशन है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसका मतलब कि औसत परिवर्तनशील लागत और औसत उत्पादन के बीच विपरीत संबंध होता है। कभी कभी ये 2 नंबर में 5 नंबर में सिद्ध करने को भी आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। चित्र कैसे बनाएंगे? एकदम अपोजिट है अगर, तब ये देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये तुमने बनाया था औसत वेरिएबल कास्ट ना, और एकदम अगर अपोजिट है तो ये जहां ये ऐसे, जोर से बोलो, नहीं आ रहा है, डरने क्या जरूरत है? तुम्हारी गलती थोड़ा नहीं आ रहा है, इसी गलती नहीं है। ये देखो एवरेज वेरिएबल कास्ट हो गया, इसका ठीक अपोजिट है। इसका मतलब जहां ये मिनिमम है वहां ये क्या होगा? अधिकतम। ये एवरेज, ठीक हो गया। तो जो आप कहते हैं, कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम नरेशन में कह रहे हैं वही मेरा टेबल भी कहे, वही मेरा फिगर भी कहे। हम कोई एक देख लें तो तीनों की व्याख्या कर सकें, और ये तभी हो सकता है जब हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर हो। जरा भी अगर हमको डाउट है तो हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा तुम्हें बताएं हम आगे, ये तो पढ़ ही चुके हो, पीछे कुछ नहीं बचा है, ये भी हो चुका है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है दीर्घकालीन लागत वक्र। क्या है? दीर्घकालीन लागत वक्र। दीर्घकालीन लागत वक्र उत्पादन मात्रा
और दीर्घकालीन उत्पादन लागत के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अब देखो, दीर्घकाल हमने तुमसे कई बार कहा है कि वास्तव में दीर्घकाल का संबंध किसी कैलेंडर पीरियड से नहीं है। एक दिन, एक महीना, एक साल, ऐसे किसी पॉइंट को हम दीर्घकाल नहीं कहते। दीर्घकाल हम सिर्फ उस समय को कहते हैं जो समय पूर्ति को मांग के अनुरूप होने में लगता है। वट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इंटायर डिमांड, जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लॉन्ग रन कहते हैं। और यह एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, हजारों साल हो सकता है। इसको हम कैलेंडर के टाइम से कभी भी बाधित नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो लेकिन दीर्घकाल में हम कुछ भी करने को स्वतंत्र होते हैं। दीर्घकाल का मतलब इतना टाइम है कि आप प्लांट चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, पॉपुलेशन चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं। वट एवर यू वांट यू कैन चेंज एनीथिंग। यू हैव सफिशिएंट टाइम, सब कुछ आपके पास है, आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब दीर्घकाल में हमको इवन प्लांट भी चूज करने का विकल्प मिल जाता है, हमको टेक्नोलॉजी चूज करने का विकल्प मिल जाता है, हमें कोई भी चेंज करने का विकल्प मिल जाता है, कुछ भी। तो होता क्या है, देखो, दीर्घकाल और अल्पकाल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो, एक तुमको हम आ रहा है कि नहीं, ये समझ जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे। आ रहा है? जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ये 60 रन एवरेज कास्ट है, औसत लागत का ये, यानी एक प्लांट है। जब हम कहते हैं कि ये एवरेज कास्ट है, इसका मतलब एक प्लांट है जिसके प्रोडक्शन का ये स्ट्रक्चर है। अगर उत्पादन होगा तो इस तरह से लागत आएगी। यानी अगर हम यहाँ उत्पादन दिखा रहे हैं, मान लो आउटपुट, और यहाँ लागत दिखा रहे हैं, तो यानी इतना अगर उत्पादन करता है Q1 तो इतनी लागत आती है। देखो C1 अगर उत्पादन बढ़ाता है तो लागत क्या हो जा रही है, घट रही है, और घटते घटते यहाँ पर आगे क्या हो जा रही है, ठीक। यहाँ पर लागत न्यूनतम है और उत्पादन अधिकतम है। अब अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है एंड द कंपनी और इंडस्ट्री हैज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट यूजिंग द सेम प्लांट, सेम टेक्नोलॉजी, सब कुछ वही है, तब क्या होगा। अब देखो, ये उत्पादन तो Q3 से Q4 हो गया, लेकिन लागत क्या हो गई, बढ़ गई। अब दीर्घकाल में यही प्लांट इंडस्ट्री के पास ये विकल्प है कि वो इस प्लांट से उत्पादन करने के बजाय क्या करे, वो एक नया प्लांट ही डेवलप कर ले, ये जिसकी कास्ट कंडीशन इस तरह से है। कैसी है, अब देखो, अब इसमें उत्पादन का लागत क्या हो गई, घट गई। फिर उत्पादन यहाँ तक गया, लागत घट गई। फिर मांग बढ़ी, मान लो अगर चाह रहा है कि उत्पादन बढ़ाए तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर वही आगे नहीं जाता है, फिर यहाँ से क्या करता है, एक तीसरा 60 रन एवरेज कास्ट 3। इसका मतलब एक नई टेक्नोलॉजी, मतलब इनोवेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आपके पास नए आविष्कार करने का विकल्प है, आपके पास नए प्रोसेस को डेवलप। इनोवेशन का मतलब सिर्फ नया प्रोडक्ट नहीं, इनोवेशन का मतलब होता है यू कैन डेवलप न्यू प्रोसेस टू प्रोड्यूस द सेम आइटम। जैसे पहले हाथ से कोई चीज़ बनती थी, हमने उसको मशीन से बनाना शुरू कर दिया, चीज़ वही बन रही है, लेकिन पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस ट्रेमेंडसली। पहले 500 लगता था और अब 5 रुपया लग रहा है। तो यह भी आविष्कार है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल नहीं खोज पा रहे हैं कुछ, लेकिन अब अगर हम ऐसा इंजन ही बना लें जो 1 लीटर पे 100 किलोमीटर चले, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, वो भी तो इन्वेंशन ही हुआ ना भाई, क्योंकि उसने पर यूनिट कास्ट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर दिया। इन्वेंशन का मतलब होता है सिर्फ एक बात समझिए कि क्वालिटी भी को इम्प्रूव करना और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। मेथड चाहे जो, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी हर बार आप देखिए तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हम शॉर्ट रन में जो इसके न्यूनतम पॉइंट्स हैं, ये
तो अगर इन न्यूनतम पॉइंट्स को मिला करके एक रेखा खींच दें हम, तो उसका हर पॉइंट जो है वो क्या दिखाएगा कि यहाँ न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है, और ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शॉर्ट रन एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट्स को या जो लोएस्ट पॉइंट है उनको मिलाकर खींची गई रेखा लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहलाती है। अब आप देखिए, ये आप समझ गए आप कैसे आएगी। अब हमने क्या किया, वहाँ जानबूझ के नहीं खींचा, थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में। ये देखो, अब ये क्या हो गई, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। ये थोड़ा शॉर्ट रन एवरेज कास्ट जैसी ही तो होगी, लेकिन थोड़ी फ्लैटर होगी। वो थोड़ा यू शेप में थी, ध्यान कीजिए। जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट होती है वो थोड़ा यू शेप होती है, और ये थोड़ा एल शेप की नहीं होती पूरी, लेकिन थोड़ी फ्लैटर होती है। हालांकि इस पर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, पर डिस्प्यूट है कि एल शेप होगी कि यू के करीब होगी ना। तो अब देखो, अब क्या हो गया, यानी यहाँ ये देखो, यहाँ देख रहे हो ना, ये सबका और ये जो इसका जो न्यूनतम पॉइंट होगा और जो इसका न्यूनतम पॉइंट होगा, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ऐसे ही इसको तुम बनाते चले जाओ और इसको ठीक। और ये जो यही ऑप्टिमम होगा जब शॉर्ट रन एवरेज कास्ट और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट दोनों का लोएस्ट पॉइंट एक होता है, तो इसे हम ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। यही ऑप्टिमम प्रोडक्शन है, लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन है। बात समझ आई? तो यहाँ हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट हो गया, ठीक है। अब इसी पर ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। पढ़ा है ना, उसके न्यूनतम बिंदु से काट खींचा जाता है। और यही ये 60 रन मार्जिनल कास्ट भी कहाँ रहेगी, यही रहेगी 60 रन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितनी लागत की दशाएं हैं ई बिंदु पर, शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, दे ऑल विल बी इक्वल। वो सब कैसी होंगी, समान होंगी। बात समझ आई? तो इसे हम दीर्घकालीन लागत रेखाओं को इस प्रकार व्युत्पन्न करते हैं, यानी शॉर्ट रन कास्ट जो होती हैं उनके न्यूनतम बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, लॉन्ग रन कास्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उत्पादन को रोक क्यों नहीं देते हैं? उसके आगे जाएंगे तो कास्ट बढ़ जाएगा। नहीं, अब सवाल यह है कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि मुख्य उद्देश्य विकास होता है, डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि 5 ही किलो पैदा करने पर आपकी लागत अनुकूलतम हो गई तो वहीं बंद कर दीजिए, तो लोग मर जाएंगे खाने बगैर। उत्पादन भी बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अनुकूलतम के बाद हम नए प्लांट की तलाश करते हैं। जो प्लांट हमको दिया हुआ है वहाँ अनुकूलतम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुकूलतम का मतलब ये नहीं कि अब कोई चेंज संभव नहीं है। अनुकूलतम का मतलब वट एवर प्लांट यू हैव नाउ इट इज़ बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड। लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हैं, आप नया प्लांट लगा सकते हैं, नया इनोवेशन हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, फिर उत्पादन। और उत्पादन तो बढ़ना अनिवार्य ही है, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। कम में अनुकूलतम होने कोई मतलब नहीं है। जो आपके पास उपलब्ध है उसका अनुकूलतम इस्तेमाल की बात होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। जब आप अनुकूलतम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा विकास की संभावनाएं खुली हुई हैं। अनुकूलतम तो जो है आप उतने का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 500 रुपया है, तो आप 500 का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 1000 के पाने का प्रयास भी आप लगातार कर रहे हैं। नहीं तो फिर तब तो फिर वो हो गया स्टैटिक एनालिसिस हो गई, वट एवर यू हैव यू शुड एडजस्ट विद दैट। फिर डेवलपमेंट की बात ही खत्म हो गई। 500 है उसी में जियो। जैसे संतोष, जैसे ये जो झगड़ा भी है आध्यात्म का और भौतिकवाद का, तो भौतिकवाद में क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने को मानते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। आध्यात्म कहता है ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने में हमारा संतोष होगा, सुख बढ़ेगा। तो एक जगह पाने की थियरी है, एक जगह छोड़ने की थियरी है।
तो दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि केवल पाने से ही सुख होगा या केवल छोड़ने से ही सुख होगा। प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितना हमको पाना है और कितना हमको छोड़ना है। क्योंकि केवल पाने में भी सुख नहीं है और केवल छोड़ने में भी सुख। सब लोग छोड़ते चले जाओ, ये सभी लोग चलो अरे चलो सब संन्यास ले लेते हैं, चलो आज तय कर लेते हैं कि हम सब लोग कमंडल लेकर बुद्धम शरणम गच्छामि चले जाते हैं और भीख मांग करके खाएंगे। कौन देगा? सब लोग वही रहेंगे। भाई जब सारे मांगने चले जाओगे तो कौन देगा? इसका मतलब बहुत संक्षेप में यह है कि सारी फिलॉसफी, सारा आदर्श तब तक है जब तक पेट में भोजन है, और भोजन के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अनिवार्य है। इसका मतलब पहले अस्तित्व है फिर चेतना है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जब क्रिटिक टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी तो उसके प्रीफेस में लिखा, इट इज द एग्जिस्टेंस दैट डिटरमिन्स कॉन्शसनेस बट नॉट कॉन्शसनेस दैट डिटरमिन्स एग्जिस्टेंस। अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है, चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में हमारे कहा गया भूखे भजन न होए गोपाला। ये क्या चीज़ है? ये बड़ी फिलॉसफी है कि खाली पेट कोई भगवान को याद नहीं कर सकता। अगर अच्छे से पूजा करनी हो तो खूब खा पी करके प्रसन्न होकर बैठ के पूजा करो। जो लोग 2 बजे तक इंतजार करते हैं पूजा करके तब खाएंगे तो ईमानदारी से न पूजा कर पाते हैं न स्वस्थ रहते हैं, दोनों खो जाते हैं। खूब ज़्यादा खा पी लो, आराम से प्रसन्न होकर 2 घंटा पूजा करो, मन ज़्यादा लगेगा ना। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, यहाँ पे जो पॉइंट की है, हाँ, यहाँ पे सर जो है न्यूनतम हो जाता है लागत। यहाँ न्यूनतम लागत है, अधिकतम उत्पादन है। सर उसके बाद अगर लागत बढ़ गई है तो नई जो है शॉर्ट एवरेज रेखा खींचने की जरूरत है क्या सर? उसी में चली जाएगी। एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना कि अनंत काल तक आप प्लांट बदल सकते हैं। अगर अनंत काल तक प्लांट बदल सकते तब तो घटती हुई लागत आपको हमेशा प्राप्त होती, तब तो बढ़ती हुई लागत कभी मिलती ही नहीं। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि यू कैन नॉट चेंज एंड यू विल हैव टू बियर द एडिशनल कास्ट इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट। इसीलिए आप देखते हैं सप्लाई लाइन कैसी होती है, ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद आपको बढ़ता हुआ लागत मिलेगा ही मिलेगा उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो, क्योंकि उसके बाद आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसके बाद अगर आप उत्पादन करते हैं, मान लीजिए जरूरत है आपको करना है, तो ठीक है ज़्यादा लागत पर उत्पादन करेंगे और क्या, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि साधारणतः पूर्ति रेखा ऊपर की ओर उठती हुई होती है, जो इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन को दिखाती है कि ज़्यादा उत्पादन माने ज़्यादा लागत। सीधी सी बात।